हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी का एजुकेटर सुधीर कटियार आज आपको प्लांट फिजियोलॉजी का नया चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछला चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी आपसे बेटा वीडियो अपलोड किया है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन दीजिएगा बेटा। और जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बेटा नीट में 1 से लेकर 3 तक, कभी कभी 4 क्वेश्चन तक आते हैं और क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बेटा इसको बड़ा टेक्निकली रूप से आपको समझना है और कुछ इसमें ऐसी चीजें दी गई हैं जो बेटा इनडायरेक्ट रूप से एनाटॉमी से जोड़ी गई हैं। तो उनको हम बेटा सभी को लेते हुए हम आपको टॉपिक शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और आज इसमें हम जो बेटा पढ़ेंगे बेटा मुख्य रूप से 7 टॉपिक्स को बेटा पढ़ेंगे। पहला डू प्लांट ब्रीथ, पहला हम लोग इसे पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, फिर बेटा फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पढ़ेंगे, फिर एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ेंगे और आरक्यू या रेस्पिरेटरी क्वेटेंट पढ़ेंगे। तो हम लोग बेटा शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेटा देखो, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ। ब्रीथिंग के लिए हम लोगों को मिला के सारे जीव ब्रीथ करते हैं। अब ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन का लेना, मतलब एयर के साथ ऑक्सीजन का लेना और बेटा CO2 का रिलीज करना। और चूंकि ऑक्सीजन ही जो जाती है बेटा, और ये जाके चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होते हैं जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, उनको इनडायरेक्ट रूप से तोड़ती है और उनसे एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में, वही बेटा मेटाबॉलिक एनर्जी से सारे जीव जो है, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी बेटा उनके वाइटल फंक्शंस होते हैं। Why is breathing essential to life? बेटा ब्रीथिंग के ही द्वारा बेटा O2 को लेते हैं और CO2 को देते हैं और O2 का इनडायरेक्ट रूप से यूज करके एटीपी एनर्जी का उत्पन्न होता है और वही एनर्जी जो है जीवों को जीने के लिए आवश्यक होती है। What happen when we breathe? आपसे मैंने अभी बात किया है बेटा, जब ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर के साथ और बेटा जो CO2 है उसको रिलीज करते हैं। To all living organisms including plants, microbes breathe। अब देखिएगा यहाँ पे all living organism है, चाहे प्लांट हो चाहे बेटा एनिमल हो, सभी बेटा ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ का मतलब है O2 का लेना और CO2 का देना। ठीक बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। बेटा जो डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है और वो एनर्जी जो है एटीपी से प्राप्त होती है, जिसको हम लोग अभी आगे एनर्जी करेंसी के नाम से जानेंगे। और ये बेटा जो एनर्जी एटीपी में आती है वो मेटाबॉलिक एनर्जी आती है और इनके बॉन्ड में होती है जो फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। देखिए कैसे डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे एब्जॉर्प्शन है, ठीक, ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, इवन ब्रीथिंग, मतलब खुद ब्रीथिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए। ये सारे बेटा वाइटल फंक्शंस के नाम लिए गए। इनके अलावा और भी जो होते हैं जीव लिविंग बीइंग्स के अंदर, उनके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अभी पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो एनर्जी जो है कहां से आती है। तो सबसे पहले देखिएगा ये एनर्जी जो है फूड से आती है। फूड, फूड बना होता कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और बेटा न्यूक्लिक एसिड।
बहुत बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन बेटा आप याद रखो न्यूक्लिक एसिड अगर ब्रेक होगा तो पेंटोज शुगर में होगा। अब पेंटोज शुगर जो होती है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है, उसी के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए मैंने क्या नाम दिया बेटा, देखिएगा, देखिए इन्होंने लिखा वी नाउ वी ईट फूड फॉर एनर्जी। अब ये देखिएगा, और इसका जो है और इन सभी का जो है ऑक्सीडेशन होता है। ये प्रक्रिया डाइजेशन में होती है। डाइजेशन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और न्यूक्लिक एसिड का बड़ा जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, उससे एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड, ये मैंने आपको बताया कि उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। और जो वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज किसके रूप में करते हैं, जो इनसे एनर्जी रिलीज होती है बेटा, वो मैं यहाँ पे कभी मान लेगा एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी रिलीज हुई एटीपी। और इस एटीपी को ही बेटा हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यो यूटिलाइज करते हैं। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेटा देखिएगा, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा फैट में होती है, फिर बेटा कार्बोहाइड्रेट में, और फिर प्रोटीन। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑल फूड्स, तो देखिए फूड के कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी कैसी रिलीज होगी। अगर फैट का कंपोनेंट ज्यादा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं कहूँ प्रोटीन का कंपोनेंट है बहुत ज्यादा है तो अपेक्षाकृत कम एनर्जी रिलीज होगी। कार्बोहाइड्रेट है तो मॉडरेट एनर्जी रिलीज होगी बेटा। डू प्लांट ईट, देखिए बेटा प्लांट चूंकि बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे मैं ग्रीन प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो उनको भोजन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पैरासिटिक प्लांट है वो भोजन एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन ईटिंग नहीं करते। ईटिंग का मतलब होता है मैस्टिकेशन एंड ब्रेकडाउन, ठीक है बेटा। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, ठीक बच्चों, आप देखिए ये जो प्लांट जो है एनर्जी जो लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद रेस्पिरेशन की प्रक्रिया। आपको यहाँ याद रखना बेटा, पहले ये फोटोसिंथेसिस, और इसके बाद बेटा रेस्पिरेशन। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के फॉर्म में हुई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बेटा एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी है रिक्वायरमेंट, ये जो है बेटा इन्हीं को जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन्हीं के बेटा ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेते हैं। तो इस अर्थ पे चाहे बेटा एनिमल हो चाहे माइक्रोब्स हो, वो एनर्जी जब ही रिलीज कर पाएंगे जब बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ऑक्सीडेशन होगा। और जो एनर्जी रिलीज होती है कई फॉर्म में होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो एनर्जी रिलीज होती है जो वाइटल फंक्शन में उपयोग किया थी वो एटीपी के फॉर्म में ही होती है। देखिए, यू में वंडर दैट सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव, जो कई ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सभी के मैंने बेटा जवाब दिए हैं, और सब बेटा अलग अलग चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। बट प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है वो बेटा फूड से एनर्जी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि बेटा ब्रीथिंग की प्रक्रिया में आप ऑक्सीजन लेते हो, और उस ऑक्सीजन के द्वारा ही जो कार्बोहाइड्रेट है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, मैं कहूंगा उस ऑक्सीजन के द्वारा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन अमीनो एसिड हो गया, फैट फैटी एसिड हो गया, और अगर न्यूक्लिक एसिड है तो बेटा वो आपको मालूम है राइबोज शुगर हो गया, पेंटोज हो गया, और उसके साथ बेटा आपको मालूम नाइट्रोजनस बेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, इसको आपको देखिए मैं इसको अलग करे दे रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा उसको हम रेड कलर से किए दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज
वेरी मच कनेक्टेड टू प्रोसेस रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जो ब्रीथिंग है और जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो प्रोसेस है उसको मेरा रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन का ही पार्ट जो होता है उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है बेटा। अब आगे हम लोग बेटा बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, all the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecules। बेटा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको बेटा हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता और जनरली ये पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये पॉलीमर्स हो गए, पॉलीमर हो गए। जैसे बेटा हो गया आपका स्टार्च, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। बेटा ये मोनोमर हो गया और ये पॉलीमर हो गया। और हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो पॉलीमर होते हैं और हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ठीक बेटा। इसके बाद बेटा यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल में दूसरा आता है प्रोटीन, इसकी यूनिट हो गई बेटा अमीनो एसिड। इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, इसकी यूनिट हो गई बेटा न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा आप समझ गए होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और इनका जो और ये जो है पॉलीमर होते हैं और इनकी जो है कोई ना कोई यूनिट होती। तो देखिएगा बेटा जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, इनको बेटा जो है ये ब्रेक डाउन होके ही एनर्जी देते हैं और ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं बेटा उनको बेटा कहते हैं फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल, आल नहीं है, सम है। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीमर नहीं होते, जैसे फैट। फैट इज ए नॉट ए पॉलीमर, फैट पॉलीमर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इनके साथ पाई जाती है मैक्रोमोलिक्यूल के साथ। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे अगला, अब देखिएगा ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब इस पृथ्वी पे अपना भोजन बनाने वाले बेटा ग्रीन प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया है। इनके साथ बेटा मैं यहाँ पे कहूंगा ये प्लांटी किंगडम का हो गया और ये मोनेरा किंगडम का हो गया। इनके साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रोटिस्टा होते हैं। जो बेटा अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे बेटा हो गया डायनोफ्लेजलेट्स, जैसे बेटा हो गया यूग्लिनोइड्स, जैसे बेटा हो गया डायटम्स। देखिएगा इस पृथ्वी पे अपना भोजन बनाने वाले ग्रीन प्लांट्स हैं तो प्लांटी किंगडम हो गया। इनके अलावा प्रोटिस्टा भी होता है जो एक किंगडम है यूनिसेलुलर यूकैरियोट का, उनमें डायनोफ्लेजलेट्स हो गए, यूग्लिनोइड्स हो गया और डायटम्स हो गया। और इनके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है बेटा ये जो है मोनेरा किंगडम में पाया जाता है। ये जो हो गया जो साइनोबैक्टीरिया है ये मोनेरा किंगडम में होता है, मोनेरा किंगडम। तो आप समझ गए होंगे जो पृथ्वी पे फोटोसिस के द्वारा अपना भोजन बनाने वाले जो हो गए ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया और इनके साथ मैंने प्रोटिस्टा का भी नाम लिया है।
और प्रोटिस्टा मैंने बता दिया। तो ये बात तो ठीक है इन्होंने लिखी, लेकिन ये पॉइंट आपको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करके बेटा ये बातें भी आपसे पूछ सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस they trap light energy and convert into chemical energy and stored in the bonds of carbohydrate like glucose, sucrose and starch। बट आपको मैंने बताया है फोटोसिंथेसिस जो है जो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है, इसमें लाइट एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। आप याद करो जो केमिकल एनर्जी थी वो बॉन्ड एनर्जी थी, जो बॉन्ड एनर्जी थी वो ग्लूकोज था, और ग्लूकोज जो है आपको मालूम फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब ये बेटा एक जगह दूसरी जगह जाता है तो सुक्रोज के फॉर्म में जाता है जो कि एक डाइसैकेराइड है, और जब ये स्टोर्ड होता है ठीक तो ये बेटा पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है। तो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज ये प्रोडक्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट जो हो गया सुक्रोज हो गया, और स्टोर्ड प्रोडक्ट जो है ये स्टार्च हो गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा आप लोग जरूर याद रखें, ये लाइन याद रखना है। लाइट एनर्जी जो है ये चेंज होती केमिकल एनर्जी में पहली बात, और इसमें जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो मोनोसैकेराइड है तो ग्लूकोज हो गया, डाइसैकेराइड है सुक्रोज हो गया, पॉलीसैकेराइड है स्टार्च हुआ। इसके मतलब एनर्जी मोनोसैकेराइड में भी होती, एनर्जी स्टोर बेटा डाइसैकेराइड में भी होती, एनर्जी स्टोर जो है वो पॉलीसैकेराइड में होती। मोनोसैकेराइड है तो आपको मालूम ग्लूकोज हो गया, डाइसैकेराइड सुक्रोज हो गया, पॉलीसैकेराइड स्टार्च हो गया। आगे देखिएगा, वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छी लाइन है। अब एक बात देखिएगा, मैं अपने बच्चों से क्लियर कर देता हूं, किसी भी ग्रीन प्लांट के हर सेल में रेस्पिरेशन होता है, हर सेल में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हर सेल में नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बेटा जहाँ फोटोसिंथेसिस से भोजन बनता है वो बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। वो बेटा आपके बेटा सिलेबस नीट में नहीं है, लेकिन इतना हमको याद रखना है कि भोजन जो है जो बनता है फोटोसिंथेसिस से एक जगह से दूसरी जगह किसके फॉर्म में जाता है। अब बहुत ध्यान देना बच्चों कि फोटोसिंथेसिस केवल वही होती है जिनके पास एक विशेष ऑर्गेनेल होता है जिसे बेटा हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। Only cell containing chloroplast that most of them located in superficial layers carry out photosynthesis। तो बहुत ध्यान, दो बातें बहुत ध्यान है, फोटोसिंथेसिस वही होगी जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, और जहां जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा वो सेल सुपरफिशियल होंगी। सुपरफिशियल इसलिए होंगी क्योंकि सनलाइट को वो आसानी से जो है प्राप्त कर सके, या सनलाइट को बेटा ट्रैप कर सके। अगर डीप पे होंगी तो लाइट नहीं पहुंच पाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जैसे एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत अच्छी लाइन है, देखेंगे। Hence even green plants, all other organs, tissue and cells are non-green need food for oxidation। इसलिए बेटा आप देखो कितनी अच्छी बात है कि किसी प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो फूड बन गया, लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेसिस है वहां पे फूड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वहां पे तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे जाएगी? तो एनर्जी जो है जो बना है फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट ग्लूकोज वो डाइसैकेराइड में चेंज होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। तो याद रखना कि ग्रीन प्लांट में ट्रांसलोकेशन क्यों होता है, तो उसमें दो पार्ट हो गए, एक ग्रीन पार्ट और एक दूसरा नॉन ग्रीन पार्ट। और फोटोसिंथेसिस में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की ओर होता है। बहुत अच्छी लाइन बेटा ध्यान देना। Hence, food has to be translocated to all non-green part। ये लाइन फिर इंपॉर्टेंट आई। मैं ये भी कह सकता हूं कि इसलिए ट्रांसलोकेशन फूड होता है कि वहां पे फोटोसिंथेटिक से नॉन फोटोसिंथेटिक में भोजन का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है बेटा, ये तो बेटा हो गया बेटा प्लांट की बात की गई। अगली लाइन बेटा देखेंगे हम लोग,
एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट। बेटा देखिएगा, एनिमल जो है हेटरोट्रॉप, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप। बेटा हेटरोट्रॉप क्यों होते हैं? चूंकि नॉन फोटोसिंथेटिक, लाइन याद रखिएगा, हेटरोट्रॉप ड्यू टू, जहां मैं बेटा लिख रहा हूं उसको जरूर बेटा एनसीईआरटी में जरूर कोट कर लीजिएगा, जिससे आपको वो जो लाइन है, वो पार्ट है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। जितनी लाइन है बेटा, मैं सारी लाइन को बेटा एक एक करके डिकोड करूंगा और बेटा प्रूफ के साथ करूंगा बेटा। तो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक ड्यू टू नॉन फोटोसिंथेटिक। याद रखेंगे। और ये जो जो है बेटा फूड जो है सीधे जो प्लांट से लेंगे उनको हर्बीवोर्स कहेंगे। हर्बीवोर्स में जैसे आपका बेटा आ गया काऊ, आ गया, और भी होते हैं, डियर आ गया, हिरन है बेटा। इसके अलावा बेटा जो है आप बफेलो कर सकते हैं, गोट कर सकते हैं, ये सभी जो है सीप कर सकते हैं, जो भेड़ होती है, ये सभी जो है बेटा जो हार्बीवोर है। और जो हार्बीवोर होते हैं बेटा, ये सीधे जो भोजन लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं। इनडायरेक्ट रूप से जो भोजन लेते हैं बेटा, जो उनको कार्निवोर कहता है। तो डायरेक्ट फॉर हार्बीवोर, इनडायरेक्ट फॉर कार्निवोर। मतलब जैसे यहाँ पे बेटा मैं ले सकता हूं बेटा, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, अदर एनिमल्स हो गए। देखिएगा बहुत अच्छी। तो प्लांट से जब भोजन लिया सीधे, तो बेटा उससे हमने क्या कहा? हर्बीवोर। और जो बेटा एनिमल से लिया उनको मैंने कहा कार्निवोर। ठीक, आगे देखिए बहुत अच्छी चीज, सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई। बेटा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये लाइन याद रखेंगे बेटा, डायरेक्टली याद रखिएगा हर्बीवोर के लिए, इनडायरेक्टली याद रखिएगा कार्निवोर के लिए। ठीक, और सैप्रोफाइट जो होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से भोजन प्राप्त करते हैं। तीन चार चीजें बेटा ये इंपॉर्टेंट आई हैं कि देखिएगा, डायरेक्ट फॉर हार्बीवोर, इनडायरेक्ट फॉर कार्निवोर, और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं बेटा, जैसे फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं बेटा, ठीक है, वो सभी जब आएंगे बेटा इसके अंदर, उनको बेटा सैप्रोफाइट्स कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, व्हाट इज इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज अल्टीमेट ऑल फूड इज रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस। कोई भी भोजन आप लें, चाहे बेटा वो डायरेक्ट लिया गया हो, चाहे इनडायरेक्ट लिया गया हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट से लिया गया हो, चाहे प्रोटीन से लिया गया हो, चाहे फैट से लिया गया हो, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे न्यूक्लिक एसिड लिया हो, उन सभी का बेटा रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। और प्रोसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। अल्टीमेट ऑल फूड रिस्पायर प्रोसेस, जो ये भोजन जो बना है सभी किससे बना बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। और जो एनर्जी लाइफ प्रोसेस निकलेगी वो रेस्पिरेशन। तो बहुत अच्छे से याद कर लो, जो भोजन बना है फोटोसिंथेसिस से, जो एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन से। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, फूड बना है फोटोसिंथेसिस से, फोटो, और इसका ऑक्सीडेशन जो होगा वो रेस्पिरेशन से। आप याद करो, जब मैंने फोटोसिस बताई थी तो मैंने कहा था फोटोसिस के प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है, वो भोजन का सोर्स है, और बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन है। याद रखिएगा, और वो जो है रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। बहुत ध्यान दो, यहां पे बेटा हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ठीक, सेलुलर रेस्पिरेशन, या हम ये भी कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन ए सेल। मतलब सेल के अंदर जो ये ग्लूकोज है, ये या अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वो कैसे टूटते हैं, उस मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बेटा होगी एटीपी के फॉर्म में।
जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटीपी के फॉर्म होगी। बच्चों एक बात याद रखो, यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आपको बेटा याद रखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप है, लेकिन मैं उसमें एक और जोड़ के बात करूंगा। हम आपको इस चैप्टर में ग्लाइकोलिसिस बात करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है डिटेल में बात करेंगे। ग्लाइकोलिसिस, इसका ये मैं जोड़ रहा हूं लिंक रिएक्शन। इसके बाद मैं बात करूंगा क्रेब्स साइकिल, इसके बाद मैं आप बात करूंगा ईटीएस। ग्लाइकोलिसिस जो होगा बेटा, ये साइटोप्लाज्म में चलेगी, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ईटीएस में बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। बात करूंगा तो देख, जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हुआ बेटा ग्लाइकोलिसिस, जो किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगी। उसी से जुड़ा हुआ क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस जोड़ने वाला लिंक रिएक्शन है, और बेटा ये दोनों ही बेटा चलेंगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और जो इसके बाद जो होगा ईटीएस जो चलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में चलेगा, और जिससे बनेगा एटीपी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, फोटोसिंथेसिस जो है वहां चलेगी जहां क्लोरोप्लास्ट होंगे, मैंने आपसे बात की है। फोटोसिंथेसिस जो वहीं चलेगी जहां पे बेटा क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक, जैसे यूकैरियोट्स ग्रीन प्लांट्स हैं, और ग्रीन प्लांट में जनरली जो टिश्यू मैं लेता हूं बेटा, प्लांट का पार्ट होगा तो बेटा लीफ हो गया, स्टेम में भी हो सकता है बेटा, रूट में भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा बेटा। जैसे सिंघाड़ा उसकी रूट में होता है, जैसे फिलोक्लेड है ओपन से उसकी बेटा स्टेम में होता है। ठीक है बच्चों, तो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होगी इन दिस साइटोप्लाज्म। ठीक, तो देखिए साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया 2 आए। अभी मैंने आपसे पीछे बात किया है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपसे बात किया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल प्लस ईटीएस। ठीक बेटा, इसमें बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जैसे ग्लूकोज है तो उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ब्रेक होंगे और उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी, और इसी प्रक्रिया को हम बेटा कहते हैं रेस्पिरेशन। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, मैं अगर कह दूं टोटल जो है, जनरली मैं एनसीईआरटी ले रहा हूं 40 एटीपी बनेंगे, लेकिन गेन जो होंगे वहां पे बेटा एरोबी वो 38 एटीपी होंगे। इसी चैप्टर में आपसे बात करूंगा। द कंपाउंड्स दैट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग प्रोसेस इज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं बेटा वो बड़ा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक, जनरली जो है कार्बोहाइड्रेट है, इनके अलावा जो है प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड जैसे न्यूक्लिक एसिड भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। ठीक, और ये विभिन्न कंडीशन में काम करेंगे कि कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। आगे आएंगे, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन सेल ऑल एनर्जी कंटेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नॉट रिलीज इन फ्री इनटू सेल इन ए सिंगल स्टेप। बेटा मैं आपसे चर्चा करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे ये लिख दिया C6H12O6, मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल लिया, यहाँ पे 6CO2 बना,
और प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस बेटा हाई जहां एटीपी एनर्जी के रूप में ये रिलीज हुआ। तो बेटा ये एक स्टेप की प्रोसेस नहीं होती, ये देख कई स्टेप की है, लेकिन इसको एक समराइज करके एक स्टेप में कर दिया गया है। तो सिंगल स्टेप पे नहीं होता है, ये प्रक्रिया मल्टीपल स्टेप में चलती है। रिलीज इन ए सीरीज स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम्स एंड ट्रैप केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो मैंने यहाँ पे बात किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड दैट एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन नॉट be used directly but used to be ATP। बहुत ध्यान दो, जो एनर्जी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेटा कई स्टेप में बनती है। कुछ एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, कुछ एटीपी बेटा एक एटीपी जो मैं कहूंगा जो जीटीपी बनता है वो क्रेब्स साइकिल में, सबसे ज्यादा जो बनते हैं बेटा वो ईटीएस में बनते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है जो ये एनर्जी जो रिलीज होती है स्टेप बाय स्टेप, इसका कारण बेटा क्या है। अगर बेटा एक स्टेप में अगर रिलीज हो जाती तो बहुत ज्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज होती, और बहुत ज्यादा जब एनर्जी होती टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता बेटा रिलीज होता। आपको मालूम है जितने एंजाइम होते हैं वो सभी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे वो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बेटा जो है स्टेप बाय स्टेप जिससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज ना कर पाए और एंजाइम प्रॉपर ढंग से काम करते रहे, ये मेन कारण याद रखेंगे बच्चों। विद ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी नीड फॉर यूटिलाइज एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी, बात याद रखो। चूंकि बेटा जो सेल के अंदर जो है एनर्जी जो करेंसी का काम करता है एटीपी, कोई प्रोसेस है अगर जैसे जीटीपी बना तो काम जो कराएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। और भी जो है जैसे एनएडीपीएच हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा एटीपी को, जैसे जो एनएडीपीएच है उससे 3 एटीपी बना, एनएडीएच है जिससे रेस्पिरेशन में इससे 3 एटीपी का निर्माण होगा, और जो एनएडीपीएच है उसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज निर्माण में होता है। बहुत अच्छी बात सीख लो, एनएडीपीएच से जो है ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से एनएडीएच रिलीज होता है, और एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं बेटा याद रखिएगा, और एफएडीएच से 2 एटीपी बनते हैं। मैं इसी में आगे चर्चा करूंगा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी है जो वर्क करेगा, जो कोई फंक्शन है, उसके लिए एटीपी बनना बहुत जरूरी है। दिस एनर्जी ट्रैप इनटू एटीपी यूटिलाइज वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। और इसी के लिए कार्बन स्केलेटन जो बनता है यहाँ पे वो प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस मॉलिक्यूल्स, जो बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स है बेटा वो हम आपसे बात करेंगे। जैसे हम क्रेब्स साइकिल जब पढ़ाएंगे तो वहां पे बेटा बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, इससे बनती अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक बेटा, ये हमने आपको बता दिया। अब बेटा अगला हम बेटा टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, इसका बेटा अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने बेटा थ्योरी की बातें की हैं, जो बातें हैं ठीक इनको अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, जो ना समझा कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू बेटा, बाय।